जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर, इसको करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 3 ये वीडियो है। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी इस विषय की जितनी भी चीज है सभी को पढ़ा दिया। ये पार्ट 3 वीडियो है जो कि छोटा होने वाला है, क्योंकि जो भी मोस्टली चीजें थी पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक बच्चों, पाठ्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक तथा शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी इनके बारे में जो जानकारी हो वो मिल सके। बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरा बेटर और अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप लोग बेहतर तरीके से देखिएगा तो एग्जाम का बाहर इससे नहीं पूछा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे उम्मीद है कि आप जो है बेटर रिजल्ट लेकर आइएगा, क्योंकि इसी से आपको पास नंबर निकल जाएगा। तो चलिए बच्चों, समय को न गवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो पहला चीज बोला हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हम लोगों ने मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुंग वंश। कौन वंश बच्चों? शुंग वंश। तो ध्यान दीजिएगा, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वृत्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे बच्चों? वृत्रथ। उस वृत्रथ को मार करके, जो वृत्रथ थे बच्चों, वृत्रथ को मार करके उनके ही मंत्री जिनका नाम था पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 184 में। यानी यहाँ एक चीज क्लियर हो गया कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनका नाम था वृत्रथ, और उनके ही मंत्री थे पुष्यमित्र जिन्हें वृत्रथ को मारा, और मारने के बाद शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश की स्थापना किन्होंने की बच्चों? पुष्यमित्र ने। और इसकी स्थापना कब हुई? 184 में। यानी 184 ईसा पूर्व 184 बीसी में वृत्रथ जो थे वो मारे गए। यानी 184 बीसी में जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का समापन हो गया, और उसके साथ साथ ही शुंग वंश की शुरुआत हुई। और उसके पहले राजा बने पुष्यमित्र, जो एक योग्य सेनापति थे, योद्धा थे, वीर थे और कूटनीतिक थे। यानी एक अच्छे कूटनीतिक थे, वह एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे वीर थे। तब ना उनको देखिए, उन्होंने इसलिए वृत्रथ को नहीं मारा कि वो शासन चाहते थे, उन्होंने इसलिए वृत्रथ को मारा कि वृत्रथ जो है वो शासन को संभाल नहीं पा रहे थे, जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे और राज्य का विकास नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए पुष्यमित्र ने उनको मारा और मार करके मौर्य वंश का समापन किया और शुंग वंश की स्थापना की। कब की? 184 में। शुंग जो थे बच्चों, ये ब्राह्मण थे। जाति के शुंग क्या थे बच्चों? ब्राह्मण थे। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। शुंग जाति के क्या थे बच्चों? ब्राह्मण थे। ठीक, पूछ सकता है कि शुंग जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र ने अपने काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने बार? 2 बार। पुष्यमित्र ने अपने काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो उन्होंने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ होगा बच्चों, ये मिस कर दिए हैं, अश्वमेध यज्ञ होगा। देखिए अश्वमेध यज्ञ होता क्या था? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा को राजा जो है गले में अपना मोहर और अपने राज्य का चिन्ह लगा करके छोड़ देते थे, और वो घोड़ा जिस क्षेत्र में विचरण करता था वह क्षेत्र उस राजा के अंतर्गत हो जाता था। और जो उस राजा को चैलेंज करना होता था जिसको, वो उस घोड़े को पकड़ता था और पकड़ करके चैलेंज करता था कि नहीं, आपका घोड़ा मेरे क्षेत्र में घुस गया है, आपका घोड़ा ये क्षेत्र आपका नहीं है। ठीक है, यानी ये घोड़ा जिस क्षेत्र में जाता था वह क्षेत्र जो था वह उसी राजा का होता था जिसका वो घोड़ा, मतलब उसकी शक्ति को चैलेंज देने के लिए घोड़ा को पकड़ते थे। तो उन्होंने अपने शासनकाल में 2 बार सर्व ये कराए थे। और एक चीज याद रखिएगा, जो ये थे ये पुष्यमित्र थे, उन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 36 वर्ष तक। याद रखिएगा, ये जो शुंग वंश थे उनके अंतिम शासक का नाम देवभूति था, और देवभूति को उन्हीं के मंत्री के नहीं, जिन्हें उनके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने मार डाला था और कण्व वंश की स्थापना की। यानी मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश के पहले राजा थे
वासुदेव। ठीक है बच्चों। कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा। पहले राजा थे वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा थे, जिसे हराकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृत्रथ, उसको पुष्यमित्र ने मारा और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, जिसको वासुदेव कण्व ने मारा और कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा, जिसे सिमुक ने मारा और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। क्लियर है बच्चों। तो सातवाहन के वंश की स्थापना कितने की थी बच्चों? सिमुक ने की थी। अब आगे देखिए, सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की बच्चों, और सातवाहनों में कुल 19 शासक हुए। सातवाहन वंश में कितने शासक हुए बच्चों? 19 शासक हुए। सातवाहन जो थे ना, सातवाहन के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सातवाहन प्राचीन भारत के संपूर्ण महत्वपूर्ण राजवंश था। जो हमारा पुराना इंडिया था उसका एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंश सातवाहन था, जिसने दक्कन प्रदेश पर शासन किया था। सातवाहन ने कहा शासन किया था? दक्कन प्रदेश, जो आज का साउथ और महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में आता है, वो दक्कन का क्षेत्र था। वहां पर सातवाहनों ने शासन किया था और इसका काल राज्यकाल था 230 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक, यानी 230 बीसी से 225 बीसी तक इनका शासनकाल रहा बच्चों सातवाहनों का। सातवाहनों में कुल 19 राजा हुए और इनके संस्थापक सिमुक थे। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य काल की कला। तो याद रखिए मौर्य काल में कला कितना डेवलप था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मौर्य काल की कला के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो जो मौर्य काल थे बच्चों, मौर्य काल की कला जो थी, तो मौर्य काल की जो वस्तुकला था उसमें मेन था स्तूप, स्तंभ और विहार। ये विहार है बच्चों, विहार से ही बिहार शब्द बना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बिहार का मतलब होता है वह स्थान जहां पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जो मॉन्क थे वो रहते थे, बौद्धिस्ट जिसको कहते हैं, और बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे, उसको हम लोग बिहार कहते थे। तो मौर्य काल की स्थापत्य कला और वास्तुकला में मेन उदाहरण स्तूप, स्तंभ और बिहार का। और इस काल में पत्थरों की कई मूर्तियां बनाई गई है। मौर्य काल में पत्थर की कई मूर्तियां बनाई गई है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है मौर्य काल का स्तूप। मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन है बच्चों? स्तूप है। और स्तूप में बुद्ध के अवशेष को रखकर पूजा स्थल बनाया जाता था। जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेषों को रखकर स्तूप में पूजा स्थल बनाया जाता था। ठीक है, तो स्तूप क्या होता था? जैसे जो भी बौद्ध धर्म के बड़े बड़े लोग, जो महान बौद्धिस्ट थे, जो महान धार्मिक गुरु थे, वह मरने के बाद उनके अवशेषों को जमीन के अंदर एक पात्र में दफना कर उसके ऊपर एक ऐसे टीले टाइप की रचना बना दी जाती थी, जिसके ऊपर हर्मिका होती थी और यष्टि होती थी, लास्ट में छत्र होता था। इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्तूप कहते थे। यानी स्तूप का संबंध कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के जो महान गुरु होते थे उनसे था, और जो उनके अनुयायी होते थे, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया था, उनके अवशेष होते थे। तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि राजा अशोक ने ही अपने काल में 80,000 स्तूप बनाए थे। ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि थी राजा अशोक का। तो स्तूप का भी निर्माण मौर्य वंश में बहुत ज्यादा हुआ और बहुत अच्छे अच्छे स्तूप बनाए गए, जिनमें एक सांची का स्तूप भी उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े गुफाएं थी। गुफाओं में ध्यान केंद्र बनाया जाता था, जहां वे लोग बैठ के ध्यान लगाते थे ईश्वर की आराधना के लिए, मन को शांत करने के लिए। गुफाओं में बैठकर ईश्वर को याद करते थे, ध्यान मग्न रहते थे। तो मौर्य काल में कई गुफाओं में ध्यान केंद्र बनाया गया था। वही ध्यान केंद्र धीरे धीरे बिहार में चेंज हो गया बच्चों। वही ध्यान केंद्र धीरे धीरे बौद्ध विहार में चेंज होने लगा। और जो ध्यान केंद्र था ना बच्चों, उनकी दीवारों और छतों को भी सजाया जाता था, तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते थे, ताकि नेचुरल चीजें बनाई जाती थी, प्रकृति संबंधी चीजें बनाई जाती थी, ताकि ध्यान केंद्र में लोग बैठे तो उनको शांति महसूस हो और वो अपने ध्यान को एकाग्रित कर सके। ठीक है बच्चों। अब बुद्ध की भी कई मूर्तियां उस काल में मिली है। अशोक स्तंभ भी मौर्य काल के बेजोड़ नमूना है। अशोक का स्तंभ जो था मौर्य काल की कला का, स्थापत्य कला का, खास करके मौर्य काल की स्थापत्य कला का जो अशोक स्तंभ है वो बहुत बेजोड़ नमूना रहा, बहुत अच्छा नमूना रहा मौर्य काल की स्थापत्य कला का। राजा अशोक ने कई अभिलेख खुदवाए थे। राजा अशोक ने भी कई अभिलेख खुदवाए। अभिलेख में गुहा लेख था, जो गुफाओं में लिखा जाता था।
पत्थरों पर, चट्टानों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर उपदेशों को लिखाना, धार्मिक संदेशों को लिखाना अभिलेख कहलाता था। और अभिलेख 3 प्रकार के होते थे। गुहालेख जो गुफाओं की दीवारों पर लिखा जाता था, शिलालेख जो पत्थरों और चट्टानों पर लिखा जाता था, स्तंभ लेख जो बड़े बड़े स्तंभ और पिलर बना के लिखा जाता था उसको स्तंभ लेख कहते थे। तो राजा अशोक ने गुहालेख, शिलालेख और स्तंभ लेख तीनों बनाए थे बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये जो अभिलेख है ना बच्चों, ये अभिलेख इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। और राजा अशोक के काल में शिलालेख कितने मिले मालूम बच्चों? शिलालेख मिले हैं 14। शिलालेख कितने मिले हैं? 14। स्तंभ लेख मिले हैं 7 और गुहा लेख मिले हैं 3। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो मौर्य काल की कला के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के महान शासक थे, कुछ उनके बारे में भी जानकारी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त वंश के महान शासक थे। बड़े बड़े राजा के रूप में चंद्रगुप्त को देखा गया था। और गुप्त वंश के एक महान राजा चंद्रगुप्त थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। और लेकिन याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ना बच्चे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे बच्चों, यह ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासक थे। लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक थे। और उनको विक्रमादित्य भी कहा गया था, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त ने, याद रखिएगा, संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बने समुद्रगुप्त। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे बच्चों, ये जो गुप्त वंश था उसके एक महान शासक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। और बहुत बड़े महान शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के सर्वोत्तम शासक में भले गिने गए, लेकिन द्वितीय को उससे ज्यादा वैल्यू दिया गया। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटे घटोत्कच राजा बने थे। फिर बहुत सारे राजा बने, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे हम। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो गुप्त वंश का या भारत वंश का विकास बहुत ज्यादा हुआ था। और इनके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में स्थापत्य कला और विभिन्न तरह की कलाएं जो थी काफी डेवलप हुई। अपने शासन काल में कला, विज्ञान, साहित्य और शासन का भी विकास उन्होंने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन काल में कला, विज्ञान और साहित्य का भी विकास किया था। ध्यान में रखिएगा इस चीज को। उसके बाद और कुछ देखते बातों को हम लोग। उन्होंने अपने साम्राज्य को काफी फैलाया। उनका साम्राज्य जो था ना, मलावा को अपने साम्राज्य में शामिल किया था। उन्होंने इतना फैलाया था कि उसने मलावा को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। उसके बाद मथुरा से कुषाण को बाहर निकाल के मथुरा पर भी कब्जा किया, क्योंकि मथुरा पर पहले कुषाणों का कब्जा था। तो उन्होंने मलावा से लोगों को बाहर, मलावा पर तो कब्जा किया ही, ठीक है। उसके बाद मथुरा में जो कुषाण लोगों का शासक था, कुषाण लोगों को वहां से खदेड़ कर बाहर निकाला। और मथुरा में भी उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, गुप्त वंश को फैलाया। उन्होंने शक्तिशाली राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध किया, ताकि उन राजवंशों के साथ उनका संबंध बेहतर हो और उनकी स्थिति मजबूत हो। और वह एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। क्यों धर्मनिरपेक्ष राजा थे? क्योंकि वो थे तो हिंदू, वो भी कट्टर हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी आश्रय दिया था। इनके काल में व्यापार और वाणिज्य भी विकसित हुआ, बहुत ज्यादा व्यापार और वाणिज्य विकास हुआ। और उन्होंने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। नाग एक वंश था, नागवंश, उसकी राजकुमारी कुबेर नागा से उन्होंने विवाह किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट एक बहुत बड़ा लौह स्तंभ है। बच्चों आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा। कुतुब मीनार के निकट एक लौह स्तंभ है और लौह स्तंभ पर एक चांद बना हुआ है। ठीक है। उस चांद को भी किन्होंने लगवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगवाया था। लौह स्तंभ के ऊपर चांद को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लगवाया था। और प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। स्कंद गुप्त चंद्रगुप्त वंश का एक ऐसा शासक था जिसने हुनों को हराया। गुप्त वंश का एक राजा था स्कंद गुप्त, जिन्होंने हुनों को हराया। और हुनों को आज तक किसी ने नहीं हराया था, ना एशिया में ना यूरोप में। एशिया और यूरोप में दोनों को मिलाकर हुनों को हराने वाले पहले शासक थे स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने हुनों को हराया था। ठीक है, हुनों को हराया था, याद रखिएगा।
गुप्त वंश में साहित्य और संस्कृत के बारे में पढ़े तो गुप्त शासक संस्कृत साहित्य में काफी विकास हुआ था। गुप्त वंश में संस्कृत और साहित्य काफी डेवलप हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे पुस्तकों का निर्माण हुआ, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में खोजें हुई। जैसे गुप्त काल में ही गुप्त काल में संस्कृत को डेवलप करने के लिए राजा ने संस्कृत को राज्य की भाषा बना दी। संस्कृत भाषा में वहां पढ़ाई होने, बातें होने लगी, संस्कृत भाषा को वहां का राज्य भाषा बनाया गया। और गुप्त काल में ही ब्राह्मण जैसे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने किताब लिखा बृहत संहिता। और बृहत संहिता जो खगोल शास्त्र और भूगोल तथा जीव विज्ञान के विषय में बहुत सारी बातों को उसमें उस किताब में लिखा था। यानी इसी काल में कला लिखा गया बच्चों। इसी काल में यानी गुप्त काल में ही ब्राह्मण जैसे वैज्ञानिक हुए, खगोल शास्त्री हुए या भूगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने बृहत संहिता नामक किताब लिखा, जिसमें खगोल शास्त्र, भूगोल और जंतु विज्ञान के बारे में ढेर सारी बातें लिखी गई है। आर्यभट्ट गुप्त काल के ही महान शासक थे। गुप्त काल के ही महान शासक थे बच्चों आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। कालिदास जैसे महान कवि और साहित्यकार इसी काल में हुए। कालिदास जैसे कवि भी इसी काल में हुए थे, ठीक है। और कालिदास ने ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभवम, मालविका, अग्निमित्र जैसे ग्रंथों को भी लिखा था। तो कुल मिलाकर के इस युग में कालिदास का उदय हुआ, आर्यभट्ट का उदय हुआ, वराहमिहिर का उदय हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि संस्कृत और साहित्य इस काल में कितना ज्यादा डेवलप हुए होंगे। अगर हम लोग गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात, बच्चों के मूर्ति निर्माण शैली के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमारी यहाँ जो मूर्ति निर्माण की शैली थी उसमें मेन शैली आता था गंधार शैली। देखिए गंधार शैली में कोशिश की गई थी कि जो बुद्ध की मूर्तियां है ना वो सुंदर बनाई जाए। और ये शैली जो थी, ये शैली यूनान से प्रभावित थी। कहां से बच्चों? यूनान से। यूनान के एक देवता थे अपोलो। अपोलो की तरह भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे उन लोगों की मूर्तियों में बाल घुंघराले होते हैं, चेहरे पर मूछ होती है, पैरों में चप्पल होते हैं और सिर के पीछे एक रोशनी टाइप का दिखाया जाता है। ये सिर बनता है, उसके पीछे एक रोशनी टाइप का दिखाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रभा मंडल। तो ये प्रभा मंडल दिखाने की कोशिश की गई थी। यानी बुद्ध की मूर्तियों में बुद्ध के बाल क्या बनाए गए थे? घुंघराले बनाए गए थे, चेहरे पर मूछ दिखाया गया था, सिर के पीछे प्रभा मंडल थी। और वस्त्र में जो सिलवटें होते हैं, सलवट सलवट सोचते हैं, जब हम लोग कपड़ा वगैरह पहनते हैं तो बाजू पे कपड़ा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उनको सलवट कहते हैं। तो ये सलवट को भी दिखाने की कोशिश की गई थी। यानी पूरा एक एक मूर्ति को बारीकी से बनाया गया था और चप्पल पैर में दिखाए गए थे। ये भगवान बुद्ध की मूर्तियों की विशेषता थी। उसके अलावा बुद्ध को शांत और ध्यान मग्न अवस्था में भी दिखाया गया है। रंगों को विशेष रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। और इस कला शैली में जो नक्काशी की जाती थी, वह नक्काशी की भी बच्चों बड़ी अनोखी और बड़ी सुंदर होती थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली ना बच्चों, मथुरा कला शैली का प्रचलन मथुरा के आसपास हुआ था, इसलिए इसको हम लोग मथुरा कला शैली कहते हैं। मथुरा के आसपास इस कला शैली का विकास हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको मथुरा कला शैली कहते हैं बच्चों। और इसमें लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि मथुरा में लाल बलुआ पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कहाँ? मथुरा में। इसीलिए मथुरा कला शैली नाम पड़ा, क्योंकि मथुरा में ये कला शैली डेवलप हुआ, वहां लाल बलुआ पत्थर मिलता था, तो लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनाई गई, इसीलिए उसको हम लोग मथुरा कला शैली के नाम से भी जानते हैं। और इस शैली में सुंदरता को ध्यान दिया गया था। मुखमंडल यानी चेहरे को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया था, ताकि चेहरा सुंदर दिखाया जा सके। स्त्रियों के प्रजनन की शक्ति भी इसमें दिखाई गई थी। स्त्रियों के प्रजनन की शक्ति को दिखाने की कोशिश की गई थी बच्चों, ठीक है। स्त्रियों का प्रजनन शक्ति दिखाने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा चेहरे को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की गई थी इस शैली में। यानी चेहरा जो था बच्चों बड़ा सुंदर बनाया जाता था। इस कला शैली की मूर्तियों में एक कंधा खुला होता था और एक कंधा ढका होता था। यानी जो चेहरे का, व्यक्ति का जो चेहरा होता था, उसका एक कंधा में कपड़ा रखता था और एक कंधा में खुला रहता था। यानी एक कंधे का तरफ कपड़ा का डिजाइन बना होता था और एक कंधा खुला होता था। इस शैली में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व यानी उनको फॉलो करने वाले फॉलोवर, ठीक है, उनको खड़ी और बैठी दोनों स्थिति में उसकी मूर्तियां बनी है। यानी जो गंधार कला शैली में है, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति और बोधिसत्व की मूर्ति खड़ी स्थिति में भी बनाई गई है और बैठी, यानी खड़े मूर्ति भी देखने को मिलेंगे और बैठा हुआ मूर्ति भी देखने को मिलेंगे। और इस शैली में भगवान बुद्ध के जन्म, अभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण
इन सब चीजों को सावधानी पूर्वक दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, और एक चीज पर इसके बाद अमरावती कला शैली, जो हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला बच्चों, अमरावती कला शैली जो हमारे जिस समय कुषाण काल में मथुरा में मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास आपको साउथ इंडिया में हो रहा था, दक्कन क्षेत्र में हो रहा था, सॉरी दक्कन क्षेत्र में गंधार शैली और मथुरा यूपी क्षेत्र में मथुरा क्षेत्र में मथुरा शैली का विकास हो रहा था। तो ये दक्कन महाराष्ट्र में पड़ गया और मथुरा पड़ गया हमारा उत्तर भाग में। तो उसी समय साउथ इंडिया में अमरावती शैली का विकास हो रहा था। जिस समय कुषाण काल में मथुरा शैली और गंधार शैली का विकास हो रहा था, तो उसी समय साउथ इंडिया में अमरावती शैली का विकास हो रहा था। और अमरावती शैली जो थी वो भरभूत, सांची और गया के बाद गुप्त तथा पल्लव वंश को जोड़ने वाली कड़ी थी। गुप्त और पल्लव वंश को जोड़ने का एक चेन था अमरावती शैली। गुप्त और पल्लव वंश को जोड़ने का से चेन भरभूत भी था, सांची भी था बच्चों। ठीक है, भरभूत सांची तो था ही, ठीक, भरभूत और सांची तो था ही। गुप्त वंश और पल्लव वंश को जोड़ने का, गुप्त वंश और पल्लव वंश को जोड़ने का, और गया भी था। गुप्त और पल्लव को जोड़ने का साधन भरभूत, सांची और गया भी था। इसके अलावा अमरावती शैली में भी दोनों का मिश्रण था, जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती थी। और इस शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति जो थी, उनके साथ स्त्री और पुरुष की मूर्तियां भी बनाई गई है। यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उनके चारों ओर कुछ स्त्री और पुरुष की मूर्तियां भी इसमें बनाई गई है। ये पहला शैली है जिसमें बुद्ध के साथ स्त्री और पुरुष की मूर्ति बनाई गई है। तो किसी भी शैली में बुद्ध के साथ किसी स्त्री या पुरुष को दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। और इस कला शैली यह जो थी, जो मतलब ये जो थी, इस कला शैली को एक विशेष बनाती थी, एक हट कर रूप देती थी। भगवान बुद्ध के साथ स्त्री और पुरुषों को दिखाना एक विशेष रूप देता था गंधार अमरावती कला शैली को, क्योंकि ऐसी कोई भी कला शैली नहीं थी जिसमें बुद्ध के साथ स्त्री और पुरुष को दिखाया जाए। स्त्री सौंदर्य और भाव मुद्रा आदि शैली की बहुत अच्छी थी। ये जो अमरावती शैली थी, इसमें भाव मुद्रा हो गया, सुंदरता हो गया, ये सब मथुरा शैली से ज्यादा अच्छी थी। मथुरा शैली से बेहतर अमरावती शैली में भाव मुद्रा और चेहरे के हाव भाव को दिखाया गया था। और इस शैली में पशु और ये पुष्प यहाँ मिस हो गया, पशु और पुष्पों को भी इस शैली में दिखाया गया था। पशु और पुष्पों का भी चयन किया था, कई तरह के पशु और पुष्प भी इस शैली में दिखाए गए थे। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा जो चैप्टर 3 था, हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 हम लोगों का पूरा क्लियर हुआ, जिसका नाम था राजा, किसान और नगर। और इस पर हम लोग सभी चीजों को ध्यान से देखेंगे। देख लिए हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डालूंगा। तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा डीपली में लिख लिया। जो पार्ट 3 है ना बच्चों, पार्ट 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 और 2 से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। पार्ट 3 तो बहुत कम पूछा जाता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट से बहुत जल्दी ये वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि टाइमली मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।